Hello, friends. Good evening. Welcome once again to the weekly market analysis. Markets डिस्टिंक्टली एक वीक पोस्चर दिखा रहे हैं. यूक्रेन रशिया इशू कंटिन्यू हो रहा है जो मार्केट को एक स्पॉइल किए हुए है उसको. और उसके अलावा अब इन्फ्लेशन के साथ साथ एक रिसेशन का अब बातचीत होने लगा है इकोनॉमीज़ के अंदर में. और ये रिसेशन का जो खतरा है ये काफ़ी रियल दिखता है. और रिसेशन के साथ एक स्टैगफ्लेशन यानी स्टैग्नेंट इकोनॉमी विद हाई इन्फ्लेशन, ये एक सिनेरियो आगे बनता हुआ दिखाई पड़ता है अगर ये जो इश्यूज हैं जियो पॉलिटिकल ये सब अगर रिजॉल्व नहीं होते हैं तो हाई इन्फ्लेशन के चलते जो एक्सपेक्टेड था, फेडरल रिजर्व ने यूएसए के उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट्स को रेज किया. बट इंडियन मार्केट्स के लिए जो सरप्राइज था वो था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सडन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एक 40 बेसिस पॉइंट्स हाइक करना जो कि अभी तक रडार पर नहीं था. तो ये हालांकि सरप्राइज की तरह आया पर एक गवर्नमेंट की तरफ से ये अच्छा कदम था क्योंकि उनको पता था कि यूएस में बढ़ाने वाले हैं वो इंटरेस्ट रेट्स. तो यहाँ पर अगर वो नहीं बढ़ाते तो पैसे का फ्लो इंडिया से बाहर जाने की संभावना बन जाती. तो इसलिए उसको एक तरीके से प्रीएम्प्ट किया. पर इससे ये भी क्लियर हो गया इंडियन मार्केट्स को कि अब ये रेट अप साइकिल शुरू हो गया, यानी अब रेट यहाँ से बढ़ेंगे आगे, कम होने की संभावना नहीं है. यूएस फेड ने ऑलरेडी अपनी ट्रेजेक्ट्री बता रखी है कि वो 2 साल के अंदर में करीब करीब 2% के आसपास ले आएंगे इंटरेस्ट रेट्स को. तो उसी हिसाब से इंडिया को भी रिएक्ट करना पड़ेगा. एफ आई आईज एज यूजल लगातार सेलिंग कर रहे हैं. 12,000 करोड़ से ऊपर का सेलिंग किया. उसके अगेंस्ट में डी आईज ने थोड़ा कंपेंसेट किया उसको. निफ्टी ने क्रिटिकल सपोर्ट लेवल्स अपने ब्रीच कर दिए. ये एक चिंता का विषय है. जो बाकी इंडिकेटर्स हैं जिनसे मार्केट इम्पैक्ट होता है, डॉलर इंडेक्स वो काफ़ी हाई पर ही चल रहा है 103 के आसपास. ये कुछ महीनों पहले हम 80-82 के आसपास देखा करते थे इसको. यूएस डॉलर एक्सपेंसिव होता जा रहा है, अब 77 के नज़दीक पहुंच गया अगेंस्ट इंडियन रुपी. और बॉन्ड डील्स लगातार स्पाइक हो रही हैं, 3.13 पहुँचे, जो दिखाता है कि इन्फ्लेशन अभी इतना जल्दी नीचे नहीं आएगा. और उसका एक रीज़न ये भी है कि कमोडिटीज़ में खासतौर से क्रूड ये अभी भी 110 के आसपास होवर कर रहा है, उससे नीचे आने को तैयार नहीं है. तो ये कभी सभी ग्लोबली सभी इकोनॉमीज़ को परेशान करेगा. बाकी मेटल्स थोड़ा अभी डाउन है, वो इस वजह से कि ये रिसेशन का जो बातचीत चलने लगा है उसकी वजह से लगता है कि डिमांड कॉन्ट्रैक्शन होगा, इकोनॉमीज में डिमांड इम्पैक्ट होगी एडवर्सली. तो इसलिए उनके प्राइसेस अभी थोड़ा नीचे आए हैं. डोमेस्टिक डाटा ओवरऑल मिक्स्ड बोल सकते हैं. जो कॉरपोरेट रिजल्ट्स हैं वो ठीक ठाक आ रहे हैं और ख़ासतौर से बैंक्स के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं. रिलायंस का जो रिज़ल्ट डिक्लेयर किया वो अच्छा था लेकिन मार्केट एक्सपेक्टेशन से नीचे था, तो उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा मार्केट के ऊपर. जीएसटी कलेक्शन हाईएस्ट हुआ अभी तक 1.67 लाख करोड़. ये एक पॉजिटिव है पर इसमें कुछ इम्पैक्ट इन्फ्लेशन का भी है क्योंकि जब इन्फ्लेशन होगा, प्राइसेस हाई होंगी तो टैक्स कलेक्शन भी ज़्यादा होगा, ये नेचुरल है. तो ये इससे बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की भी ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी एक पॉजिटिव ये इंडिकेशन है. तो अगले हफ्ते में इन्फ्लेशन और प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डाटा आएगा, इस पर नज़र रहेगी मार्केट की. ओवरसीज़ क्यूज़ भी वीक है. डाउ जोन्स भी 200 डेमा से नीचे अब आ गया, सस्टेन कर रहा है, क्रिटिकल सपोर्ट तोड़ चुका है. उनका चाइना का पीएमआई डाटा भी नेगेटिव आया है. फेड ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने के अलावा ये भी कहा कि अपने बैलेंस शीट को रिड्यूस करेंगे, यानी कि वो इकोनॉमी से पैसे को सक आउट करेंगे, जिसका नेचुरली डिमांड के ऊपर फर्क पड़ेगा, तो डिमांड कॉन्ट्रैक्शन आएगा. वॉलेटिलिटी हमारे मार्केट्स में एक थोड़ा हायर लेवल पे ही सस्टेन कर रही है 21 के आसपास. अब ओवरऑल व्यू कर देखें तो ये इन्फ्लेशन
जो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है मार्केट के लिए, और जिसने फोर्स किया आरबीआई को भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, जबकि पिछले मीटिंग में उन्होंने कहा था कि अभी बढ़ाने का कोई ऐसा होराइजन पर नहीं है उनका विचार। तो ये चीज़ें और आगे तकलीफ दे सकती है, और तेज़ हो सकती है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, अगर इन्फ्लेशन के हाई लेवल पर रहा। इसको काउंटर सिर्फ एक ही चीज़ कर सकती है, वो है ग्रोथ। तो अब उसके चलते अगला जो क्वार्टर होगा, इस क्वार्टर के रिजल्ट्स तो सामने आ रहे हैं, मार्केट एक्सपेक्ट करेगा कि अगले क्वार्टर में उसको ट्रेजेक्ट्री का अंदाज लगेगा कि किस ट्रेजेक्ट्री पर ग्रोथ जा रही है। अगर आगे ट्रेजेक्ट्री ग्रोथ की ज़्यादा अच्छी नहीं होगी तो ये मार्केट्स धीमे धीमे ग्रेजुअली ये ग्राइंड ग्राइंड डाउन करेंगे और एक बहुत लोअर लेवल्स तक जाने की संभावना रहेगी। पर अगर नेक्स्ट क्वार्टर में भी ग्रोथ इससे बेटर दिखती है तो फिर मार्केट जो है एक पॉजिटिव वे में पॉजिटिव मूव ले सकते हैं। तो इसका मतलब कि इस दौरान कम से कम एक क्वार्टर तक तो मार्केट्स कंसोलिडेट करेंगे और कोई बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मूव नहीं देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स वीकली डेली अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे बेस्ड ऑन न्यूज़ फ्लो। तो अभी करंट सिनेरियो में ग्लोबल मार्केट्स का जो इम्पैक्ट है वो इंडियन मार्केट पर भी आएगा। निफ्टी 200 डेमा से नीचे टॉप ट्रेड कर रहा है, तो ये इसका मतलब है कि और लोअर लेवल्स पे जा सकता है, यह कंसोलिडेट करेगा। बैंक स्टॉक्स भी डाउन हैं, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो में ये ज़्यादा बेटर एक ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि जब भी इंटरेस्ट रेट की साइकिल बढ़ती है, अप साइड में आती है, तो बैंक स्टॉक्स को उसमें फ़ायदा होता है। तो मेरा अनुमान ये है कि जो भी मार्केट्स अगर ओवरऑल नीचे भी जाते हैं तो उसमें बैंक स्टॉक्स इतना नीचे नहीं जाएंगे, या फिर उससे बेहतर अच्छा परफॉर्मेंस भी उम्मीद की जा सकती है बैंकिंग स्टॉक से। तो हमारा ऑब्जेक्टिव हमारे जो कैश फ्लो को डिप्लॉय करने के हिसाब से यही रहेगा कि ग्रेजुअली बैंकिंग स्टॉक्स को जो क्वालिटी नेम्स हैं उनको हम एक्यूमुलेट करें। तो अभी कोई भी डायरेक्शनल या कोई भी एग्रेसिव बेट्स अपने को नहीं लेना है। वी हैव टू जस्ट वॉच द मार्केट एंड एक्यूमुलेट द quality banking names. That's all, friends, for this week. See you next week. Thank you. Good night.